नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीना और स्वागत है आप सभी का एसएससी IAS क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अब तक हमने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि डिवीजन में कैसे बांटा गया मध्य प्रदेश को, डिस्ट्रिक्ट में कैसे बांटा गया है मध्य प्रदेश को। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जब मेजरली बात करें कितने डिवीजन है मध्य प्रदेश को, मेजरली बात करें डिवीजन कितने हैं, 3 डिवीजन। और वैसे अगर पर्टिकुलरली इसके बारे में बात की जाए तो क्या है, ये है जो ये इंडिया का हिस्सा है। जैसे हमने उसमें देखा था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो इंडिया के हिस्से थे, उसी तरीके से इसमें क्या है, सेंट्रल हाईलैंड एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का। और उस पार्ट में कितने हिस्से लाई करते हैं मध्य प्रदेश के, 5। कौन कौन से, अभी इनका नाम देखेंगे। ऐसे सतपुड़ा मेकाल रेंज इसमें हमारा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा लाई करता है। ठीक है, सतपुड़ा मेकाल रेंज इंटायरली मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा बात करें ईस्टर्न प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू मतलब पूर्वी पठार। अब इसमें झारखंड का छोटा नागपुर का पठार भी आता है ईस्टर्न प्लेटू के अंतर्गत। ठीक है, हजारीबाग वाला पठार भी आता है, सब आते हैं। तो उसमें से लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा कौन सा ईस्टर्न प्लेटू में, जो बघेलखंड प्लेटू है, बघेलखंड का पठार है, वो आता है किसमें, ईस्टर्न प्लेटू में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका सेंट्रल हाईलैंड का। तो सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले किसको देखेंगे हम, सेंट्रल इंडिया प्लेटू मतलब मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार कौन सा है, ये वाला हिस्सा। ये देखिए इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम किसी भी चीज का फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें इतनी रिजिड बाउंड्रीज नहीं मिलती। जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी रिजिड बाउंड्री होती है, यहाँ पे यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी जब फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो ये क्या होती है, ट्रांजिशनल होती है, ये धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, वेरिएबल होती है। तो हम ऐसा कुछ रिजिड नहीं बोल सकते कि भैया इस पॉइंट पे है तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू, इससे जस्ट एक कदम आगे गए तो ये आ गया। ऐसा नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में देख सकते, पॉलिटिकल डिवीजन में लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो भी धीरे धीरे ट्रांजिशन होती है। हो सकता है बुंदेलखंड है लेकिन बुंदेली यहाँ तक बोली जाए, तो लैंग्वेज का भी कोई ऐसा रिजिड बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, तो हम इसमें इतना स्पेसिफिक भी देख सकते हैं क्या ओवरलैपिंग होंगे एक दूसरे में सारी बाउंड्रीज। ठीक है, तो हम जैसे बात करते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू, सेंट्रल इंडिया प्लेटू में कौन सा रीजन आएगा, मेजरली वो रीजन आएगा ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये वाला रीजन। ठीक है, शिवपुरी आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, और गुना का कुछ हिस्सा है तो गुना थोड़ा सा मालवा में आएगा, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया प्लेटू में जाएगा। कुछ हिस्सा उसका अशोकनगर चला गया बुंदेलखंड में। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी ट्रांजिशनल होती है, एकदम रिजिड नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी क्या है, सेंट्रल इंडिया प्लेटू है। और ये सेंट्रल इंडिया प्लेटू मध्य प्रदेश कितना हिस्सा कवर करता है, ये करता है 10.68%। कितना करता है, 10.68%। ठीक है, हम इसको सबको डिटेल में देखेंगे कि कौन सी नदियां होती है, कौन सी सिटीज होती है। अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर लेवल से देखेंगे। फिर दूसरा हमारा बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू कौन सा है, ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड प्लेटू। अब बुंदेलखंड जो है मेजरली कहाँ पे, यूपी में है। मध्य प्रदेश का बहुत कम हिस्सा आता है। और मध्य प्रदेश में कितना परसेंट है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड 7.7%। कितना है, 7.7%। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा क्या है, रीवा पन्ना प्लेटू। रीवा पन्ना प्लेटू का है जो बुंदेलखंड प्लेटू के ईस्ट में, मतलब ये वाला। और रीवा पन्ना प्लेटू का एरिया कितना है, मतलब टोटल एरिया का 10.37%। ठीक है, ये सब क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड मतलब क्या होता है, मध्य उच्च भूमि। ये इंडिया का एक डिवीजन है, उसके अंदर जो मध्य प्रदेश के डिवीजन लाई करते हैं उनकी बात करें। ठीक है, इसके सब पार्ट्स हैं सारे। ठीक है, तो रीवा पन्ना प्लेटू किसमें आता है, सेंट्रल हाईलैंड में आता है ये। ठीक है, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए बाउंड्री अगर देखना चाहे तो ये एग्जैक्ट ऐसी रिजिड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, फिर हम किसकी बात करते हैं, मालवा प्लेटू की। तो मालवा प्लेटू कितना है, मालवा प्लेटू जो सबसे इंपोर्टेंट क्या मालवा प्लेटू का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक अगर कोई हिस्सा है तो कौन सा है, मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू का कहा जाता है, मालवा प्लेटू को हमने गेहूं का कटोरा भी कहा था। ठीक है, तो ये मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू मेजरली कौन कौन सा रीजन आता है, इसमें आता है इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ कुछ हिस्सा मान सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो किसमें आते हैं, मालवा प्लेटू में आता है। 28% है इसका एरिया क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स कई बार सीधा पूछा गया है, कितना एरिया आता है मालवा का। ठीक है, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट कौन सा, तो मालवा है। ठीक है, इसके बाद बात करें नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली है, ये भी किसका हिस्सा है, नर्मदा सोन वैली यहाँ से शुरू होती है, नर्मदा नदी वाला पूरा रीजन और सोन वाला पूरा रीजन। ठीक है, और ये जो है, ये ऊपर कौन सा, विंध्यन पर्वत है, विंध्याचल हमारा। और नीचे कौन सा है हमारा, सतपुड़ा है। ये तो हमने देखा है, सतपुड़ा मेकाल रेंज हमारे अलग से है। ठीक है, सतपुड़ा है, तो विंध्यन सतपुड़ा बीच में यहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है। और सोन वैली कहाँ से बनेगी, सोन वैली हमारे अमरकंटक, अनूपपुर में कहाँ से निकलती, वहां से नर्मदा निकलती, वहां से
सोन में निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों तीसरी एक और नदी निकलती है, तीसरी नदी कौन सी, कमेंट में बताएं कौन सी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, उसका कौन सा पैटर्न, रेडियल पैटर्न है अमरकंटक के ऊपर आता है। ज्योग्राफी में देखेंगे कौन कौन से पैटर्न में रिवर्स फ्लो करते हैं, तो अमरकंटक में बनता कौन सा पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है कि तीन नदियां एक जगह से निकलती है, और भी नदियां निकलती छोटी छोटी, तीन खास नदियां निकलती है। इसका हम क्या देख रहे हैं, तो जो हमारी सोन है वो यहाँ से होके ऐसे बहने लगती है, तो इधर सोन वैली बन गई, और यहाँ से नर्मदा हमारी ऐसी बहने लगती है, हमारी नर्मदा वैली बन गई। तो नर्मदा सोन वैली अपने आप में फिजिकल डिवीजन है, किसका पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का। आप देखो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, बोलेंगे वैली है, क्या है ये, सेंट्रल हाईलैंड है, बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका एक पार्ट है नर्मदा सोन वैली, ठीक है। ये अपने आप में वैली है, देखिए, और इसका हिस्सा कितना है, 27.92%। कितना है, 27.92%, ठीक है। अकेले नर्मदा की वैली होती तो कम होता, लेकिन नर्मदा सोन वैली से क्या इसका हिस्सा ज्यादा है, क्या है, 27.92%। और 27.92% है और ये 28% है, कितना सा अंतर है। इसलिए ध्यान क्या रखना है, इसलिए मालवा का ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि मालवा क्या सबसे बड़ा है, कितना है, 28% है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, ये मेजरली डिवाइड है, दूसरे हिस्से में सतपुड़ा मेकाल रेंज है, ये मध्य प्रदेश की ये मेजरली हिस्सा, ठीक है। तो सतपुड़ा मेकाल रेंज कौन सा, ये वाला तो हमारा सतपुड़ा रीजन, ये पूरा, और मेकाल यहाँ से अगर वर्टिकल है, देखिए वर्टिकल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चला जाएगा नीचे मेकाल थोड़ा, है ना। तो ये क्या, मेकाल जो हमारे छत्तीसगढ़ एमपी की बॉर्डर बनाता लगता, ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब ओवरलैपिंग सतपुड़ा मेकाल एक दूसरे में, ऐसा डिजिट भी मिलेगा बिल्कुल। तो सतपुड़ा मेकाल रेंज कितना है, ये है पूरे मध्य प्रदेश का 11%, कितना है, 11%, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, और इसमें सारे रीजन आएंगे, यहाँ से लेके खंडवा, खरगोन, सब सतपुड़ा का हिस्सा है। इधर कहते हैं मेकाल का हिस्सा, बालाघाट वगैरह, ठीक है। तो पूरा जो सदर्न है ना, ये नर्मदा के साउथ वाला हिस्सा पूरा सतपुड़ा मेकाल में आता है, ठीक है, नर्मदा सोन के साउथ वाला। इसके बाद बात करेंगे किसका, ईस्टर्न प्लेटू। ईस्टर्न प्लेटू तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो हिस्सा है हमारे मतलब छोटा सा क्या है, बगल के प्लेटू बस इतना सा आता है, कितना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये कितना है, ये है 7%, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत छोटा हिस्सा है। सबसे बड़ा तो हमने देख लिया कि हम आगे आए, तो छोटा कौन सा है पूछ लिया, तो भाई साहब ये 10.68 है, इससे छोटा 7.7%, ये 10.37% है, ये 11% है। तो बचा क्या, बचा हमारा बघेलखंड कितना, 7%। तो ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, तो बघेलखंड प्लेटू, किसका हिस्सा है, ईस्टर्न प्लेटू का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, हम इसके बाद डील करेंगे पर्टिकुलरली एक एक के साथ बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसको देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड तीन में बांटा था हमने, कौन कौन सा, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मेकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो 5 बैठेगा, फिर 5 को पर्टिकुलरली देखेंगे, वो तो अलग बात है। पहले हम सेंट्रल हाईलैंड का कंबाइंड फीचर देख ले क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख ले एक बार कि किस बेसिस से बांटा गया है फिजिकल डिवीजन। तो ये किस बेसिस पे होते हैं, सॉइल, सिचुएशन, मतलब कहां से कहां तक अक्षांशीय कौन कौन से, ठीक है। फिर क्लाइमेट, वहां की जलवायु कैसी है। फिर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस पाया जाता है। इसके बाद में मिनरल्स, कि कहां पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, खनिज, ठीक है। वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वहां पे कैसी वनस्पति पाई जाती है, जंगल कैसा पाया जाता है, फॉरेस्ट कैसा पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रॉपिकल होता है, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड, जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारे पास में, सेंट्रल हाईलैंड जो है पूरा एक हिस्सा है। इसमें यहाँ पे हमने देखा था रीवा पन्ना प्लेटू, इसके अंदर यहाँ पे बुंदेलखंड, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मध्य भारत का पठार, यहाँ पे मालवा, यहाँ पे नर्मदा सोन वैली, यह सब देखा था आपने 5 हिस्से, ठीक है। तो इसमें जो है इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि मध्य प्रदेश सीधा सीधा पूछा कि कौन सा पोर्शन है ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड। कैसे है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर ऐसे, ये देखो रफली दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर अरावली रेंजेस आ गई है, ये देखो ये थोड़ा ट्रायंगुलर दिख रहा है। अब बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो तो बन नहीं सकता है, तो फिर ये ज्योग्राफी है, मैथ बन जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है रफली थोड़ा सा ट्रायंगल, ये क्वेश्चन बनता है। आंसर क्या है हमारे पास, क्या है ये, सेंट्रल हाईलैंड। किस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। इस पे क्वेश्चन सीधा आया, ऑप्शन में चारों ऑप्शन दे रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, सेंट्रल हाईलैंड, या फिर बोले सेंट्रल हाईलैंड का क्या शेप है, तो क्या बोलते हैं, बोल देंगे ट्रायंगुलर, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री, इसमें क्या है, बिटवीन कहां से कहां तक है, इधर है नर्मदा सोन वैली, ये वाली देख रही नर्मदा सोन वैली,
साउथ में। और इधर क्या है, ये अरावली रेंजेस, कहाँ पे, राजस्थान में। अरावली में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर, क्वेश्चन आया हुआ है, वो अपने एमपी के एग्जाम पूछा जाए क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो अरावली रेंजेस है इधर, और ये जो बॉर्डर बनती है, इस साइड के बॉर्डर कौन बनाती है, यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर मध्य प्रदेश में नहीं आती, लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत पास से गुजर जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है हमारे मध्य प्रदेश जाके। कौन कौन सी नदियां मिलती है इसमें देखे तो हमारे पास यहाँ से चंबल निकलती है, यहाँ से इधर से ऐसे जाती है, यहाँ पे फिर ये बॉर्डर बनाती है, मतलब यहाँ से जाएगी, ठीक है, और यहाँ जाके यमुना मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ से केन निकलती हो जाके मिलती है यमुना में, यहाँ से शिप्रा निकलती हो तो इसमें चंबल में मिल जाती है जाके। तो अभी हम नदी अलग से पढ़ेंगे, इसमें और डिटेल में देखेंगे इन चीजों को, ठीक है। अभी हम इसके अलग तरह जाएंगे अंदर। तो ये सेंट्रल समझ में आया क्या है, और इसमें क्या क्या आता है, देखो नॉर्दर्न बाउंड्री रिवर यमुना बनाती है, कौन बनाती है, यमुना रिवर बनाती है। फिर हम बात करते हैं गंगा बेसिन का हिस्सा है। गंगा बेसिन का हिस्सा कैसे है भाई, गंगा बेसिन का हिस्सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा विंध्यन माउंटेन, और विंध्यन के नॉर्थ में जितनी भी नदियां निकलती है उसका पानी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कहाँ जाता है, यमुना में, या सीधे गंगा में चला जाता है। गंगा में सोन का सीधे गंगा में जाता है, ठीक है। तो या तो यमुना में जाएगा, फिर गंगा में जाएगा, यमुना जाके गंगा में मिल जाएगी। और समुद्र में कौन सी जाती है नदी, गंगा जाती है। तो ये वाला पूरा जो हिस्सा है, ये नर्मदा सोन वैली, मतलब जो खास ये जो सिर्फ नर्मदा वाला हिस्सा है, नर्मदा में बहुत कम आता है पानी। ये नर्मदा ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी, बस विंध्य सतपुड़ा बीच का पानी नर्मदा में आता है, बाकी सब कहाँ जाता है, बाकी सब जाता है गंगा में। तो एक क्वेश्चन ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र कौन सा है, अपवाद द्रोणी किस नदी की, पहला ऑप्शन रहेगा नर्मदा। अब मध्य प्रदेश में नर्मदा से हमें विशेष प्रेम हम क्या सोचते हैं, नर्मदा सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की, सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र नर्मदा का होगा। नर्मदा है भी सही, यहाँ से यहाँ तक गई मध्य प्रदेश में, सबसे लंबाई ज्यादा उसने कवर करी, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ अपवाद क्षेत्र मतलब क्या होता है कि जिस जगह का पानी बह के किस नदी में जाता है। तो यहाँ का पानी जैसे मान लो ये, चलो ठीक है, ये जगह नर्मदा से बहुत पास में है, लेकिन ये पानी कहाँ जाएगा बह के, इधर कोई ट्रिब्यूटरी होगी, वो जाके चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, और गंगा जाएगी समुद्र में। तो ये किसका हिस्सा है, ये पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, गंगा बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किसका बेसिन है, तो क्या बोलेंगे, नर्मदा नहीं है, कौन है सबसे ज्यादा, गंगा है, ठीक है। तो इसके बाद नर्मदा सोन वैली और ये अरावली रेंज और यमुना, ये किसका हिस्सा, उसका, ठीक है। फिर विंध्याचल में कौन कौन सी अपनी जो भांडेर है, कैमूर रेंज जैसे, वो सब बीच में आती है। देख लो ये विंध्याचल तो पूरे ये यहाँ से वहां तक, यहाँ कहीं उसको भांडेर बोलते हैं, यहाँ कहीं उसको कैमूर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड में इसके फर्दर 5 का डिवीजन हुए हैं। अब उन 5 डिवीजन को हम पर्टिकुलरली अलग अलग देखेंगे स्पेशली, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड में क्या पर्टिकुलरली, सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मतलब मध्य भारत पठार, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसका एक्सपांशन कहां से कहां तक है, एक्सपांशन मतलब इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 74 डिग्री ईस्ट से लेके 79 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक। ये बहुत ज्यादा ऐसा याद की जरूरत नहीं है, आप कर सको तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये याद रखने वाली बात है कि कितना हिस्सा है मध्य प्रदेश का, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट। इसका कितना हिस्सा है, ये 10.7%, ये याद रखना है, कितना है 10.7%। ये सभी 5 जितने 7 हमारे पास डिवीजन है टोटल, सातों के एक परसेंटेज में जुड़ जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 10.7% ये याद रखना, ये भी याद रखो सको तो ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ठीक है। और हम अब जो देख रहे हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन 6 नंबर सेंट्रल इंडिया प्लेटू, तो हम ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं। तो भिंड आता है, हमको पॉलिटिकल मैप तो याद हो गया है, मुरैना आता है, शिवपुरी आता है, ग्वालियर आता है, गुना का कुछ हिस्सा आता है, नीमच का कुछ हिस्सा आता है, मंदसौर का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। वो थोड़ा सा कवर हो जाता है हल्का सा, बाकी मालवा में आता है मेजरली पोर्शन। फिर बात करते हैं हम ये बना कैसे बना है प्लेटू। तो इरोजन ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम। अब ये रॉक सिस्टम क्या है, रॉक सिस्टम क्या है कि जब हम रॉक्स की स्टडी करेंगे पर्टिकुलरली, तो इनको इनके टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग उसमें बांट दिया गया।
ठीक है। फिर अब इसका एग्जैक्टली क्रम आरकेएम रहता है, फिर धारवाड़ रहता है, कुड़प्पा रहता है, फिर विंजन आया है, फिर गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रेप। इससे क्या ये मतलब टाइम के साथ इनका अलग वो रखा है, तो इनको ज्योग्राफी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या समझना है कि यहाँ पर जो रोक है वो कौन सी, विंजन रोक सिस्टम के नाम कैसे रख दिया हमने, तो जैसी रोक विंजन में पाई गई है और उस पीरियड में की है वो रोक, और वैसी रोक जहां पाई इसको विंजन रोक सिस्टम की रोक बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास धारवाड़ रोक सिस्टम है, अब धारवाड़ रोक सिस्टम अगर ये धारवाड़ तो कर्नाटका में, धारवाड़ रोक सिस्टम यहाँ पे कैसे, तो वो वहां से पर्टिकुलर इसका नोमेनक्लेचर है, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं हम कहां से बनी है, विंजन रोक सिस्टम की जो चट्टान है उनसे बना है। और क्या है यहाँ पे देखो कौन सी नदी निकली, यहाँ से नदी निकली हमारी चंबल रिवर। चंबल रिवर निकलती है ना, चंबल कहां से निकलती मालवा से, ओरिजिन उसका मालवा में, लेकिन बहती मेजरली कहां पे, राजस्थान मध्य प्रदेश, वही इसमें बहती है सेंट्रल इंडिया प्लेटो वाला है। तो चंबल रीजन है और चंबल रिवर फेमस है इसके लिए, इरोजन के लिए। तो जो मटेरियल चंबल ने इरोज किया है उससे बना है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इरोडेड बाय चंबल। चंबल रिवर ने जो इरोजन किया है इसको छोड़ के जाएगी ना, बाढ़ आएगी तो फैल जाएगी, फिर जब वापस पानी कम हो जाता है तो वो मटेरियल वहीं छोड़ जाती है, तो उससे ये बनी बना है। मतलब ये बहुत हजारों लाखों साल की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ का, तो यहाँ का टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ का 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम हो जाता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम कितना है 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद में इसमें कम कितना रहता है, मतलब साल भर में जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और कम ठंडों में कितना पहुंच जाता है 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, इतना भी रहता है मिनिमम, ठीक है। ये लगभग इसका रहता है रेंज। और यहाँ पे अगर आप बात करो क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती कई बार, बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इस टाइप का, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, रेनफॉल। अब रेनफॉल की बात करेंगे तो कितनी होती है यहाँ पे, लेस देन 75 mm, मतलब बारिश क्या होती है कम होती है, लेस देन 75 mm। और जब बारिश यहाँ पे कम होती है तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट यहाँ का जो वेजिटेशन पाया जाता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा ड्राई डेसिडियस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थार डेजर्ट के भी पास पड़ता है, इसीलिए पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पेड़ पाएंगे, शीशम, खैर, बबूल। ये देखो बबूल, खैर, ये सब क्या है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इनके। अब सागौन कहाँ पाए, सागौन वहां पाया जाता है जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, या फिर जहाँ पे सेमी ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उपोष्णकटिबंधीय होता है, ठीक, जनरली वहां पे होता है। शीशम, ये पेड़ यहाँ पे पाए जाएंगे ज्यादा। अभी हम फॉरेस्ट ऑफ मध्य अलग से पढ़ेंगे, सब पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये क्या, इससे लिंक करके देख रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे हम, यहाँ पे सोइल कौन सी पाई जाती है, सोइल यहाँ कौन सी पाई जाती है जनरली, एल्यूवियल। एल्यूवियल मतलब जलोढ़ मृदा, और ब्लैक काली मृदा, ये दोनों यहाँ पाई जाती है, ठीक है। एल्यूवियल क्या होती है, एल्यूवियल अपने आप बहुत उपजाऊ होती है, फिर भी इस रीजन में क्या एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, मतलब उतना उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एल्यूवियल तो है लेकिन यहाँ क्लाइमेट इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो बाढ़ वाली प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाती है, बीहड़ बन जाते हैं बहुत बार। फिर ये इंडस्ट्री कौन कौन सी है यहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल कौन कौन सेंटर है यहाँ पे, ग्वालियर से, डबरा है, मोरेना है। हम इंडस्ट्री तरह से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। ऐसा नहीं इतने कम कम बता रहे, पूरा डिटेल में बताएंगे उनको। इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से, ग्वालियर, डबरा, मोरेना यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पाई जाती है, डबरा में शुगर इंडस्ट्री शायद, ठीक है। बानमोर में सीमेंट इंडस्ट्री, बानमोर का है मुरैना के पास में, ग्वालियर के पास में, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इसका हम क्या है, टूरिज्म की बात कर ले, टूरिज्म क्या है यहाँ पे, तो ग्वालियर फोर्ट है, हमने देखा था क्या था ग्वालियर फोर्ट, जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, यहाँ पे जैन मूर्ति कला के केंद्र है बहुत सारे। फिर यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट है। फिर यहाँ पे तेली मंदिर, तेली मंदिर के लिए हमने स्पेशल पॉइंट क्या देखा था, कौन से स्टाइल बना है, ये द्रविडियन स्टाइल बना है। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, लेकिन द्रविडियन स्टाइल बना है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था शायद। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स, हाँ प्रॉब्लम्स क्या है मेनली, ठीक है। ये जो फिजिकल ज्योग्राफिकल तो यहीं पे हो गया लगभग, सॉइल हो गया ज्योग्राफिकल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल का पार्ट, लेकिन हम साथ में देख रहे हैं एक बार, ताकि और बार बार रिवाइज होगा तो अच्छा हो जाएगा ये। फिर प्रॉब्लम्स कहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार, गली इरोजन। गली इरोजन इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है, किस नदी पे होता है, चंबल में होता है, कौन से रीजन होता है, मध्यवाट क्षेत्र में होता है, ये सब इतनी बार पूछा गया है। गली इरोजन, ठीक, गली इरोजन किस संबंधित सॉइल इरोजन है, बिहार बन जाते बड़े बड़े। मतलब क्या होता है, जब नदी बाढ़ आती है तो यहाँ पे क्या है, एल्यूवियल सॉइल है। अब हार्ड रॉक होती तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे तो जाए बाढ़ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी एल्यूवियल सॉइल है, अब वहां पे क्या, उसको जब बाढ़ आती है तो उसको कट कर देती है, फिर वापस चला जाता है पानी, लेकिन बीहड़ जो रहता है वहीं पे छूट जाता है। तो वो जो बीहड़ है वो यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है, गली इरोजन।
तो कौन सा इरोजन होता है यहाँ पे? गली इरोजन। बहुत सारे इरोजन के अलग टाइप होते हैं, शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है यहाँ पे? गली इरोजन होता है। अब क्या है यहाँ पे, दूसरी बात है यहाँ पे केनाल बहुत सारी, केनाल बहुत सारे, तो क्या होगा यहाँ पे इरिगेशन के लिए केनाल से पानी छोड़ते हैं। अब केनाल भी क्या है, मान लो अनलाइन केनाल जो हर साइड से पक्की नहीं है, तो क्या होता है उसमें जो सीपेज होता है अंदर अंदर पानी, तो उससे क्या होता है जो आसपास की जमीन रहती है उसमें बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा पानी। अब जो पानी है वो तो हो जाएगा इवोपरेट, और वहां पे क्या होता है सैलिनिटी बढ़ जाती है। वहां पे पानी जहाँ पे रुका हुआ है खेतों में, वहां पे क्या हो जाती है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब पानी बहुत ज्यादा वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको वाटर लॉगिंग को हिंदी में बोलते हैं जल आक्रांतता, जल आक्रांतता, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रख लेना अच्छे से। वाटर लॉगिंग यहाँ की प्रॉब्लम क्यों प्रॉब्लम है, केनाल की वजह से, जहाँ भी केनाल ज्यादा होगी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ओवर इरिगेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है, एक्सेस बाय क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा केनाल से यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ पे क्रिमिनल क्राइम बहुत ज्यादा है, क्यों, गरीबी है, बीहड़ है, समस्या जहाँ पे ज्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो क्रिमिनल केसेस वहां बढ़ जाएंगे। फिर क्या है वहाँ पे डेकेड प्रॉब्लम से, और पॉलिटिकल रूप से भी कभी कभी उपेक्षा हो जाती है, उससे क्या रिवेलियन भी बोलते हैं, रिवेल्स भी बोलते हैं, डेकेड रिवेल वर्ड यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं, बागी, ठीक है। तो ये डिकेड आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, या फिर पेंडेंट क्वीन वो देखी होगी, ठीक है, फूलन देवी वाली। तो उन पिक्चर्स में आपको ये बहुत अच्छा दिखता है बीहड़, उसमें गली हीरो अगर देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नोट। क्या नोट कोई खास चीज है इसमें, क्या है जहाँ पे कडप्पा रोग सिस्टम है, ये अभी हमने क्या देखा विंजन रोग सिस्टम है, यहाँ पे कडप्पा रोग सिस्टम भी, कडप्पा नहीं एक्चुअली कुड़प्पा है, ठीक है, क्या है कुड़प्पा रोग सिस्टम। तो कुड़प्पा रोग सिस्टम, कुड़प्पा रोग सिस्टम की जो यहाँ पे चट्टाने हैं, सब दूर कुड़प्पा रोग सिस्टम पूरे इंडिया में है, बहुत जगह है, मतलब पूरे इंडिया में नहीं, सब अलग अलग है, लेकिन जो पर्टिकुलरली इस रीजन में पाई जाती है कुड़प्पा रोग सिस्टम की चट्टान, क्या बोलते हैं, विजावर सीरीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, विजावर सीरीज कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल इंडिया प्लेट में पाई जाती है। किसका हिस्सा होती है, ये होती है कुड़प्पा रोग सिस्टम, क्या बोलते हैं कुड़प्पा चट्टान का, ठीक है, उसका होती है। फिर हम बात करते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पड़ता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री है, देखो 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 में, 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास में ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सी ट्राइब पाई जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्राइब से अलग से देखेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे अलग से, पर यहाँ पे क्या है जो दे रहे हैं वो सब इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी टाइप पाई जाती है, सहरिया, सहरिया टाइप कहाँ पाई जाती है, शिवपुरी वाले रीजन में पाई जाती है, शिवपुरी में श्योपुर वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है, मतलब पूरे उसमें पाई जाती है जनरली, ठीक है। लेकिन ये वाली टाइप जो है ना, ये कुपोषण बहुत ज्यादा है इस टाइप में, श्योपुर में बहुत ज्यादा कुपोषण है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, ठीक है। अब इसमें रिवर्स भी हम चाहे देख सकते हैं, कौन कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से रिवर कौन कौन सी निकलती है, चंबल निकलती है, ठीक है, चंबल वहां से होकर गुजरती है ना, वहां पे हमारी काली सिंधु जाती है उस रीजन में, उसके बाद सिंध जाती है उस रीजन में, ठीक है, कूनो जाती है उस रीजन में, पार्वती जाती है उस रीजन में, तो ये सारी नदियां हैं उसकी, ठीक है। रिवर्स पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर रिवर अलग से देख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल इंडिया के लिए। तो अब सेंट्रल हाईलैंड में देखेंगे दूसरा पार्ट बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो बुंदेलखंड प्लेटू हम देख लिया मैप में, तो कहाँ पे है, इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और इसमें मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक, 24 डिग्री नॉर्थ से 26 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार हुआ इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, और इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, 77 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। ये आज नहीं है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस में लेना है। फिर इसके बाद हम इसका एरिया देख लेते हैं। तो एरिया यहाँ पे कौन कितना है, 23,733 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है खास, कितना हिस्सा है मध्य प्रदेश का, 7.7%, ठीक, कितना हिस्सा, 7.7%। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें, दतिया आता है, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर का कुछ हिस्सा है, दमोह का कुछ हिस्सा है, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना पाया जाता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है लगभग, और मिनिमम कितना 9 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। कौन सी, सिद्धबाबा, कौन सी है,
सिद्ध पावर। कई बार जैसे हाइट पूछने आते फिर भी याद रखना है, पूछ भी लेते हैं। 1172 1172 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है। और मध्य सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। किस पे? सतपुड़ा पे। सतपुड़ा में महादेव पहाड़ियों पे, ठीक है। और कितनी हाइट है उसकी? तो उसकी 1350 मीटर। वो तो मतलब नींद में उठा के याद होना चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है? सॉइल। तो सॉइल कौन सी पाई जाती है? मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है। मिक्स मतलब रेड येलो मिक्स पाई जाती है, ठीक है, मिक्स सॉइल। और यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ एरिया बुंदेलखंड में माना जाता है। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से उन्होंने स्टेट की डिमांड की गई है कि यूपी का एरिया है जो बुंदेलखंड का, मध्य बुंदेलखंड स्टेट बनाया जाए। ये डिमांड बहुत चल रही है, लेकिन उस पर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, मिक्स सॉइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी थोड़ी सी कमी है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेदर कंडीशन वो भी एक्सट्रीम है थोड़ी सी, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये इस तरह हिस्ट्री का नहीं, हम ज्योग्राफी की बात करें सबसे पहले। तो ये रॉक्स कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? रॉक्स पाई जाती है ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट एक तरह कौन सी? इग्नियस रॉक है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों में से एक है ग्रेनाइट। और इसी का शायद इसका जो मेटामॉर्फिज्म हो जाता है उसके बाद बनती है नीस, कायांतर चट्टानों में से। इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लेना एक बार इसको, ठीक है। इसके बाद में पर है ग्रेनाइट नीस दोनों पाई जाती है, ये कंफर्म है, ठीक है। फिर क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु की बात करते हैं। जलवायु कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है कॉन्टिनेंटल टाइप। अभी कॉन्टिनेंटल टाइप ये वो वाली बात है, रॉक क्रम वाली। जब हम पूरे विश्व की जलवायु पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग शायद 11 हिस्सों में बांटा गया है। तो उसी में आती है एक अपनी मेडिटेरेनियन टाइप होती है, कॉन्टिनेंटल टाइप होती है, ट्रॉपिकल टाइप होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप, सवाना होती है, सब मतलब सवाना शायद कुछ मतलब बहुत सारी अलग अलग होती है, ठीक है। ज्योग्राफी से डिटेल पढ़ेंगे आप, तो उसमें से एक टाइप है कॉन्टिनेंटल टाइप जलवायु का। तो वो जो जलवायु वो यहाँ पाई जाती है, ठीक। जलवायु कौन सी पाई जाती है बुंदेलखंड में? कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टाइप वहां पाई जाती है जहाँ पे कोई वाटर बॉडी से अटैच नहीं होता जनरली, ठीक है। और फिर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल कितने जाते हैं? 75 से 100 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्लेटू से तो थोड़ी सी ज्यादा है रेनफॉल, फिर भी कम है, ठीक है। ज्यादा रेनफॉल में नहीं गिना जाएगा इसको। इसलिए यहाँ पे जो जनरली यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम है, बारिश कम होती है, वेदर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे जनरली मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ठीक है। उतनी ज्यादा अच्छी उत्पादकता नहीं, उत्पादकता कहाँ की अच्छी? मालवा की अच्छी है। मालवा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं रिवर्स। नदियां कौन कौन सी यहाँ पे? नदी है यहाँ पे बेतवा। अब बेतवा का उद्गम कहाँ पे है? बेतवा का उद्गम है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। बेतवा नदी भोजपुर के पास से भी निकली हुई है, ठीक है। तो बेतवा तो इम्पोर्टेंट, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट नदी। बेतवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा, ठीक है। ओडिशा से भी बेतवा निकली हुई है, तो बेतवा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, बेतवा को अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी हमारी केन, ठीक है। केन कहाँ निकलती है? कैमूर रेंज से निकलती है केन, ठीक है। केन जाके यमुना मिल जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिवर। फिर हम बात करते हैं सिंध। सिंध भी यही निकलती है। सिंध कहाँ है? सिंध अपना जो ये वाला रीजन है, अशोकनगर गुना, उस वाले रीजन में पड़ती है। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट ये इंपॉर्टेंट मिनरल है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है? तो देखो ज्वार है, मोटा अनाज है। अब गेहूं तो क्या है? गेहूं की फसल में ऐसा है कि गेहूं कहीं भी हो जाती है फसल, लेकिन जो अच्छी उत्पादकता कहाँ होगी? मालवा में। क्यों? जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, जहाँ पे अच्छा पानी है। गेहूं में ऐसा है कि कम पानी दोगे तो छोटे छोटे दाने रहेंगे उसके, लेकिन हो जाएगा गेहूं, ठीक है। तो गेहूं में इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं होता है, पर होता है। गेहूं से खाने का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो होता सब दूर है, पर उतना ज्यादा उत्पादकता नहीं है, ठीक है। फिर बात करें जनरली मोटे अनाज होंगे यहाँ पे, जहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन नहीं होगी, वहाँ पे मोटे अनाज हो जाते हैं। ज्वार हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, इनकी खेती की जाती है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से यहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया पे कौन सा है? प्रतापपुरा है इंडस्ट्रियल एरिया। प्रतापपुरा पहले किसमें था? टीकमगढ़ में था। अब किसमें है? निवाड़ी में, इंपॉर्टेंट है। फिर है चंद्रपुर। चंद्रपुर किसमें? छतरपुर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आया करता है। तो ये हम जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी भी देख लेते हैं। तो चंद्रपुर कहाँ है? छतरपुर। कनेक्ट कैसे करेंगे ये वाली बात? चंद्रपुर किससे शुरू हो रहा है? CH से। छतरपुर किससे शुरू होता है? CH से। तो चौथे कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पुरेना की। तो पुरेना किससे कनेक्ट है? पन्ना से। देखो पास है पुरेना, पास है पन्ना, है ना। और 6 जो है हमारे पे सेंटर के द्वारा माने हुए जो इंडस्ट्रियल एरिया 6 है मध्य प्रदेश में, उसमें से भी एक है पुरेना पन्ना। मेघनगर एक झावा में,
ठीक है। इसके अलावा एक शायद भांगोरे मुरैना के पास पीलूखेड़ी है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, ऐसे कुछ है इनके सबको मतलब ये याद रखने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इसके बारे में हमारे पास एक बड़ेला, बड़ेला कहाँ पे, दतिया में, ठीक है। ये इतना याद नहीं आता, लेकिन ये पुरैना, चंद्रपुर, प्रतापपुर ये तो बहुत आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, अभी हम इसमें कुछ बाकी है। यहाँ की स्पेशलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या चंदेरी फोर्ट है, मालूम है उनको चंदेरी फोर्ट। चंदेरी फोर्ट में चंदेरी साड़ी, इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, चंदेरी साड़ी। इसके बारे में बात करेंगे हिस्ट्री यहाँ की। तो हिस्ट्री में क्या था, पार्ट ऑफ चेदी महाजनपद था। पहले क्या था, हमने अभी देखा था पूरे डिटेल में हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकल डेप्थ नहीं देखा है, लेकिन देखा था कि चेदी महाजनपद का पार्ट था ये। इसका हम बात करें टूरिज्म। टूरिज्म यहाँ पे क्या है, खजुराहो है, यहाँ पे टूरिज्म सबसे बड़ा सेंटर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब शामिल किया गया खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कब शामिल किया गया इसको शामिल किया गया था 1986 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, खजुराहो टेम्पल से पिलग्रिमेज और स्कल्पचर आर्ट, यहाँ पे गंगाओं लेक है, और यहाँ पे चंदेरी फोर्ट है। और टूरिज्म हम देखेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, बुंदेलखंड प्लेटू पूरा देख लिया। हमने आज क्या देख लिया है, हमने आज देख लिया है हमारे मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल जो डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन से। तो मेनली कितने, 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से 3 पार्ट में बांटा गया, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मेकाल रेंज, और कहाँ, एक ईस्टर्न प्लेटू। अब जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था उसको 5 हिस्से में बांटा गया था, उसमें हम 2 हिस्से देख चुके। कौन कौन से, हमने देख लिया सेंट्रल इंडिया प्लेटू, मध्य भारत पठार, और दूसरा हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार। तो ठीक है, तो इस टॉपिक का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए